नमस्कार। तो साल था 1934। भारत की आज़ादी की लड़ाई ना एक तरह से एक ठहराव पर आ गई थी। एक बहुत बड़ा आंदोलन खत्म हो चुका था और आगे का रास्ता कैसा होगा ये किसी को नहीं पता था। अगले 5 सालों में कांग्रेस को कुछ बहुत ही मुश्किल फैसले लेने थे। तो ये कहानी है उसी चौराहे की जहां से हमारे इतिहास ने एक नया मोड़ लिया। बिल्कुल, यही सबसे बड़ा सवाल था 1934 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के सामने। एक इतना बड़ा जन आंदोलन तो खत्म हो गया, पर अब आगे क्या? आगे की राह क्या होगी? इसी सवाल पर एक जबरदस्त बहस छिड़ने वाली थी। देखिए, आंदोलन का रुकना लड़ाई का अंत नहीं था। ये तो बस रणनीति में एक बदलाव था, एक नया चैप्टर था। अब सवाल ये नहीं था कि लड़ना है या नहीं, सवाल था कि लड़ना कैसे है। क्या संघर्ष सड़कों पर होगा या फिर सदनों के अंदर से? लेकिन कांग्रेस अपनी स्ट्रैटेजी पर बहस कर पाती उससे पहले ही ब्रिटिश सरकार ने एक ऐसा दांव चल दिया जिसने पूरे देश को बांटने का खतरा पैदा कर दिया। इसे कहा गया कम्युनल अवॉर्ड या सांप्रदायिक पंचाट, और इसने ना रिप्रेजेंटेशन के सवाल को एकदम सेंटर में ला खड़ा किया। तो सवाल उठता है कि ये सांप्रदायिक पंचाट असल में था क्या? देखिए, ये ब्रिटिश प्रधानमंत्री का एक प्रस्ताव था जो अलग अलग समुदायों को पृथक निर्वाचक मंडल यानी कि सेपरेट इलेक्टोरेट्स दे रहा था। अब आसान शब्दों में इसका मतलब यह था कि मान लीजिए दलित वोटर्स सिर्फ दलित उम्मीदवार को ही वोट दे सकते थे। इसने सीधे सीधे भारतीय समाज को राजनीतिक तौर पर अलग अलग हिस्सों में बांटने का काम किया। और यहीं पर दो बिल्कुल अलग अलग विचार आमने सामने आ गए। एक तरफ थे डॉक्टर अंबेडकर, जिनका मानना था कि दलित वर्गों के असल रिप्रेजेंटेशन के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट्स बहुत जरूरी हैं। तो वहीं दूसरी तरफ थे गांधी जी, जो इसे देश की एकता के लिए एक बहुत बड़ा खतरा मानते थे। वो चाहते थे जॉइंट इलेक्टोरेट्स, हाँ, उसमें सीटें रिजर्व्ड हों। इस प्रस्ताव के विरोध में गांधी जी ने क्या किया? उन्होंने पुणे की यरवदा जेल से ही अपना सबसे शक्तिशाली हथियार इस्तेमाल किया, आमरण अनशन, मतलब फास्ट अनटू डेथ। और ये एक ऐसा कदम था जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया और एक समझौते के लिए जबरदस्त दबाव बना दिया। और इसी दबाव का नतीजा निकला पूना पैक्ट। ये गांधी जी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच हुआ एक ऐतिहासिक समझौता था। इसमें हुआ क्या? दलित वर्गों के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट्स की मांग तो छोड़ दी गई, लेकिन बदले में उनके लिए जो रिजर्व्ड सीटें थीं, उनकी संख्या बहुत ज्यादा बढ़ा दी गई। और नतीजा ये हुआ कि सीटों की संख्या दुगुनी से भी ज्यादा हो गई। सोचिए, 71 से सीधे 148। ये देश की एकता को बनाए रखने के लिए एक बहुत बड़ी राजनीतिक कीमत थी, जिसे चुकाने पर आखिरकार सहमति बन गई। अच्छा, तो रिप्रेजेंटेशन वाला मुद्दा तो सुलझ गया। अब लड़ाई कांग्रेस के अंदर शुरू हुई। पार्टी को अब यह तय करना था कि भाई भविष्य की रणनीति क्या होगी, और इस पर 3 अलग अलग खेमे बन गए, 3 अलग अलग विचार सामने आए। तो पहला रास्ता था संवैधानिक संघर्ष का, मतलब चलो चुनाव लड़ते हैं और विधान परिषदों के अंदर जाके लड़ते हैं। दूसरा रास्ता था लेफ्टिस्ट्स का, नेहरू जैसे नेताओं का, जो कहते थे कि इन परिषदों का बॉयकॉट करो और एक और बड़े जन आंदोलन की तैयारी करो। और फिर था तीसरा रास्ता गांधी जी का, जो कहते थे कि इन सब से हटकर गांव में कंस्ट्रक्टिव काम पर ध्यान दो। अब हुआ ये कि कांग्रेस ने संसदीय राजनीति वाला रास्ता चुना, जिससे गांधी जी बिल्कुल सहमत नहीं थे। तो अक्टूबर 1934 में उन्होंने एक बड़ा ही चौंकाने वाला कदम उठाया और पार्टी से ही इस्तीफा दे दिया। लेकिन एक बात समझनी बहुत जरूरी है, उन्होंने सिर्फ कांग्रेस की मेंबरशिप छोड़ी थी, अपना असर नहीं। वो बाहर रहकर भी कांग्रेस की दिशा को लगातार प्रभावित करते रहे। तो आखिरकार पार्टी के अंदर की ये बहस खत्म हुई और जो चुनाव लड़ने वाला खेमा था उसकी जीत हुई। कांग्रेस ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया, 1937 के प्रांतीय चुनावों में हिस्सा लेने का। ये पहली बार था जब पार्टी सिर्फ विरोध करने की भूमिका से निकलकर अब शासन की जिम्मेदारी लेने जा रही थी। अब जरा इन 2 नक्शों पर नजर डालिए, ये अपने आप में पूरी कहानी बयां कर देते हैं। 1934 में कांग्रेस बस कुछ ही जगहों पर है, लेकिन सिर्फ 3 साल बाद 1937 में ये नक्शा देखिए, लगभग पूरी तरह से कांग्रेस के रंग में रंगा हुआ है। ये किसी राजनीतिक भूकंप से कम नहीं था। तो इस जबरदस्त जीत का मतलब क्या था? इसका मतलब ये था कि कांग्रेस ने ब्रिटिश भारत के ज्यादातर प्रांतों में अपनी सरकारें बना ली। मद्रास, बॉम्बे, यूनाइटेड प्रोविंसेस और बिहार जैसे बड़े और अहम प्रांतों को मिलाकर कुल 7 राज्यों में कांग्रेस का शासन शुरू हो गया। हालांकि शासन का ये प्रयोग बहुत लंबा नहीं चला, सिर्फ 28 महीने, लेकिन ये एक छोटा पर बहुत ही अहम दौर था जिसे आज हम कांग्रेस राज के नाम से भी जानते हैं।
और इस बारे में गांधी जी का नजरिया बड़ा दिलचस्प था। उन्होंने इस सत्ता को किसी इनाम की तरह नहीं देखा। उनके लिए ये एक बहुत कठिन जिम्मेदारी थी, चुनौतियों से भरा एक ताज, कांटों का ताज। तो इन 28 महीनों में कांग्रेस ने ये साबित करने की कोशिश की कि वो सिर्फ विरोध ही नहीं बल्कि शासन भी कर सकती है। कई बड़े काम हुए, जैसे नागरिक आज़ादी बहाल की गई, सालों से जेल में बंद पॉलिटिकल प्रिजनर रिहा हुए और किसानों के हक में भी कई जरूरी कानून बनाए गए। शासन का ये प्रयोग ठीक ठाक चल ही रहा था, लेकिन तभी यूरोप में एक ऐसी घटना हुई जिसकी गूंज भारत तक पहुंची और उसने सब कुछ बदल कर रख दिया। दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत ने इस पूरे संवैधानिक प्रयोग को एक झटके में खत्म कर दिया। हुआ ये कि 3 सितंबर 1939 को वायसराय ने भारतीय नेताओं से बिना पूछे, बिना सलाह किए भारत को वर्ल्ड वॉर 2 में झोंक दिया। जाहिर है, कांग्रेस ने इसका कड़ा विरोध किया। उन्होंने कहा कि पहले ये बताइए कि युद्ध के बाद भारत की आज़ादी का क्या होगा। जब अंग्रेजों ने ये मांग मानने से साफ इनकार कर दिया, तो विरोध में सभी 7 कांग्रेस मंत्रालयों ने एक साथ इस्तीफा दे दिया। और बस इसी के साथ 1934 से 1939 का ये अध्याय खत्म हो गया। सरकार चलाने का जो संवैधानिक रास्ता था वो बंद हो चुका था और अब एक बार फिर सड़कों पर उतरकर संघर्ष करने का मंच तैयार था। एक ऐसा संघर्ष जो हमें आगे चलकर भारत छोड़ो आंदोलन तक ले जाएगा। तो आखिर में ये सवाल तो उठता ही है कि सत्ता का ये जो 28 महीने का अनुभव था, ये एक रणनीतिक भूल थी या फिर भविष्य में एक आज़ाद देश को चलाने के लिए एक ज़रूरी रिहर्सल। इस दौर की विरासत क्या है, इस पर आज भी बहस होती है।